बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने फ़मान में रखे और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करे। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नूज़ी वॉइस के साथ नावल वीराना एपिसोड 2। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा ख़्याल है शुएब भाई, हमें अंदर चलकर आराम से रीना को सारी हकीकत बतानी चाहिए। करीब खड़ी यास्मीन ने शुएब से टोकने के अंदाज में कहा, और फिर सब लोग अंदर कमरे में आकर भारी भरकम सोफ़ों पर विराजमान हो गए। रीना को इस सारे लर्ज़ाखेज़ वाक़या की तफसील निज़ इस पुरस्रार मास्क पोश के हाथों तोक़ीर के इबरतनाक कत्ल के बारे में गोश गुजार कर दिया गया। रीना ये सारी रूह फरसा कथा सुनकर यकदम सख्ते में आ गई। और अभी जबकि हम इस कातिल मास्क पोश के ख़िलाफ़ थाने में रिपोर्ट करवाने जा रहे थे तो किसी ने हमारी दोनों गाड़ियों के सारे टायर ही पंक्चर कर दिए। शुएब की सारी तफसीलात बताने के बाद आखिर में अजीज़ ने भी लुकमा देते हुए हैरान और परेशान बैठी रीना से कहा तो रीना के चेहरे का रंग मज़ीद फ़क नज़र आने लगा। नारंग इनके करीब खामोश खड़ा था। रीना ने गमज़दा बैठी शहला की तरफ देखा। इसके चेहरे पर सख्त नदामत और दुख के आसार पैदा होने लगे। इसके चेहरे से साफ अयान था कि वो शहला के शोहर तोक़ीर के कत्ल का खुद को ज़िम्मेदार समझ रही थी। फिर वही यकदम सोफ़े से उठी, शहला के पास जाकर इसे गले लगा लिया। रीना की आंखों में आंसू आ गए थे। शहला, मुझे माफ़ कर देना, ये सब शायद मेरी वजह से हुआ। काश मैं खुदगर्जी से काम न लेती, काश। सब लोग इसके बड़बड़ाने पर चौंक पड़े। हाँ, ये मेरी खुदगर्जी ही तो थी। लम्हा भर तौक़्फ़ के बाद रीना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं तन्हाई की मारी हुई थी और चाहती थी कि हम अच्छे दोस्तों की तरह किसी पुरफ़ज़ा मुकाम की सैर करें। मुझे अगर पता होता कि माँ ने इसकी आवाज़ रुंध गई और अपना जुमला मुकम्मल न कर सकी। शहला, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ। माहौल में चंद सानिये ने सोगवारी सी तारी रही। इसके बाद शुएब ने रीना को मुखातिब करके कहा, रीना, मेरा ख़्याल है इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। बहरहाल अब रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गई। ऐसा करते हैं, तुम्हारी कार में थाने चलते हैं ताकि इस खूनी कातिल के ख़िलाफ़ कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवा सकें। रीना ने इसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया, फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, समझ में नहीं आता तुम लोगों की गाड़ियों के टायर किसने पंक्चर किए हैं, और वो मास्क पोश आखिर कौन है? क्योंकि इधर मैं आती जाती रहती हूँ, आज तक ऐसा लर्ज़ाखेज़ वाक़या पहले कभी नहीं हुआ था। इसी सना में नारंग खामोशी से बाहर जा चुका था। अचानक शहला ने रीना से पूछा, रीना, ये नारंग कौन है? ये मेरे डैडी के ज़माने का पुराना खिदमतगार है। रीना ने बताया, मेरे डैडी एक बड़ी तामीराती कंपनी के मालिक थे, लकड़ियों के बड़े ठेकेदार भी थे। ये नारंग इन्हीं का वफ़ादार मुलाजिम था। वैसे क्या बात है, तुम्हें क्या इस पर कोई शक है? शहला ने इसे इस मुकामी पहाड़ी शख्स के बारे में बताया जिसने कहा था कि इसके इलाके में कोई कॉटेज नहीं देखा। नीज़ वो नारंग नामी शख्स को ज़रूर जानता है जिसका कई साल पहले इंतकाल हो चुका है। रीना की इस बात सुनकर बुरी तरह चौंकी। ये कैसे हो सकता है? अब इसने इतना ही कहा था कि अचानक नारंग बुखलाया हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसे बदहवास और परेशान देखकर सब इसकी तरफ चौंक कर देखने लगे। क्या हुआ नारंग, खैरियत तो है? अचानक रीना ने उसे देखते हुए पूछा। बीबी जी, वो बाहर आपकी कार के टायरों को किसने पंक्चर कर दिया? उसने बताया तो वहाँ मौजूद सब लोग उठ खड़े हुए। फिर ये सब लोग तेज़ी से कमरे से निकलकर कॉटेज से बाहर आए तो क्या देखते हैं कि रीना की नए मॉडल की गाड़ी के 2 टायरों की हवा निकली हुई है। ओह माय गॉड, ये किसकी हरकत हो सकती है? रीना अचानक चिल्लाई। शुएब और अजीज़ करीब खामोश खड़े नारंग का चेहरा तकने लगे। शुएब इस बार अपने तैश पर काबू न पा सका और नारंग को घूर कर रीना से बोला, मिस रीना, मुझे सारे चक्कर में तुम्हारे इस खिदमतगार का हाथ महसूस होता है। सब लोग इसकी बात से मुत्तफिक थे सिवाय रीना के। वो हैरत से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो शुएब? ये नारंग हमारा पुराना खिदमतगार है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने रीना शायद अभी थोड़ी देर पहले शहला की गुफ्तगू मुलाहिज़ा नहीं फरमाई? इस बार अजीज़ तंज के साथ बोला। शहला और तोक़ीर को इस मुकामी पहाड़ी आदमी ने नारंग के बारे में बताया था कि इसे मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। रीना इसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोली, तो फिर ये कौन है? क्या ये नारंग की बदरूह है? तुम इसे छू कर देख लो, ये गोश्त पोश का इंसान है।
सब लोग खामोश हो गए। वो क्या जवाब देते। उनकी लाजवाब खामोशी पर रीना रसानियत के साथ दोबारा बोली, मुझे तो वो पहाड़ी शख्स कोई पागल लगता है। नहीं रीना, वो पागल नहीं था। इस बार शहला बोली, बल्कि जब मैंने और तौकीर ने वापस इस कॉटेज तक आना चाहा तो ये कॉटेज भी अपनी जगह से गायब था। बेज़ाहिर है ये इलाका तुम्हारा देखा हुआ कब था। तुम ज़रूर रास्ता भूल चुके होगे। इस इलाके के तो तकरीबन सारे मनाजिर एक ही जैसे नज़र आते हैं। रीना ने इसे समझाते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें अब आगे की सोचना चाहिए। यास्मीन ने लुकमा दिया। अब ये सोचो कि थाने किस तरह जाया जाए। इसकी बात सुनकर रीना चंद सानियों की खामोशी के बाद बोली, ऐसा करते हैं, हमें पैदल ही थाने तक जाना होगा। मुझे थाने तक का शॉर्टकट आता है, लेकिन हमें अपनी गाड़ियों के टायर भी तो बदलवाने पड़ेंगे, वरना तो हमारा वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। नायला ने किसी कदर परेशान होकर कहा। रीना इसे तसल्ली देते हुए बोली, तुम लोगों का परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। मैं आ गई हूँ, सब संभाल लूँगी। वैसे मुझे इस अंदूरनाक वाक़या पर सख्त अफसोस हो रहा है। काश मुझे पता होता कि तौकीर हमसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा तो मैं कभी भी इस मनहूस जगह आने का ख्याल भी दिल में न लाती। इसके लहजे का तासुफ उभर कर आया था। अजीज़ बेजार होते हुए बोला, रीना अब आगे की सोचो, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तुम लोग सब इधर ही रुको, मैं नारंग के साथ शहला को थाने लेकर बयान कलमबंद करवाती हूँ। हमें बहर सूरत तौकीर के कत्ल का मामला हल करना पड़ेगा। रीना कतईयत से बोली, फिर शहला को मुखातिब करते हुए कहा, शहला तुम चल रही हो हमारे साथ। इसके इस्तफसार पर शहला ने यकदम इस बात में अपनी गर्दन हिला दी। तब फिर मुतफिका तौर पर सबको रीना की बात पर साथ करना पड़ा। इसके बाद नायला, शुएब, यास्मीन और अजीज़ कॉटेज में वापस आ गए और रीना नारंग के साथ शहला को साथ लिए पैदल ही थाने की तरफ चल दी। आसमान पर हनूज बादल छाए हुए थे, जिनके तेवरों से अंदाज़ा होता था कि किसी वक्त भी बरस सकते हैं। ये तीनों पैदल ही एक वीरान बल खाती पहाड़ी पगडंडी पर चले जा रहे थे। रीना के चूँकि ये इलाका देखा भाला था, इसलिए थोड़ी दूर चलने के बाद इसने शॉर्टकट की खातर पहाड़ी पगडंडी से घने जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया था। आसमान पर छाए बादलों की वजह से दिन में भी अंधेरा सा फैला हुआ था। शहला अगरचे रीना की मौजूदगी से अपना दिल मजबूत किए हुए थी, मगर नारंग की वजह से वो घबरा भी रही थी। रह रह कर इसे यूँ लगता जैसे अभी नारंग किसी बदरूह की तरह इन दोनों पर झपट पड़ेगा। यही सबब था कि वो रीना के साथ चलने की कोशिश कर रही थी। नारंग ज़रा फासले पर इनके अक़ब में चला आ रहा था। दफतन आसमान पर बादलों की खौफनाक गर्ज सुनाई दी और शहला का दिल यकदम ख़िज़ां रसीदा पत्ते की मानंद लरज़ने लगा। वो तीनों ठिठक कर रुक गए। अगले ही लम्हे बादलों की गर्ज के साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। शराटेदार बारिश जारी थी। वो चारों कॉटेज की बुलंद छत वाली नशिस्तगाह में सोफ़ों पर खामोश बैठे हुए थे। उन सब के चेहरों पर परेशानी और तशवीश के साथ अनजाना खौफ भी तारी था। बाहर तूफ़ान बादोबारा का शोर जारी था। कमरे की शुमाली दीवार में आतिशदान सुलग रहा था। मेरा ख्याल है हमने शहला को इन दोनों के साथ तन्हा भेजकर कुछ ठीक नहीं किया। मान यास्मीन की लर्जीदा आवाज़ ने कमरे के पुरस्रार भरे सन्नाटे को तोड़ा। रीना इसके साथ है। मेरा ख्याल है वो लोग थाने जाने से पहले ही लौट आएंगे, उसके शोहर अजीज़ ने कहा। खुदा करे ऐसा ही हो अजीज़ भाई, मुझे तो डर लग रहा है कहीं इस कातिल मास्क पोश ने इन पर हमला कर दिया तो क्या होगा। नायला ने लरजती आवाज़ में कहा। अचानक शुएब पुरजोश अंदाज में उठ खड़ा हुआ। मैं खुद इनके पीछे जाता हूँ। इसकी बात सुनकर नायला यकदम अपने शोहर का बाजू थामते हुए मतहोश लहजे में बोली, नहीं शुएब, तुम्हारा इस तूफ़ान में अकेले बाहर जाना ठीक नहीं। हाँ शुएब भाई, नायला सही कहती है। तुम कहाँ इन तीनों को ढूंढोगे। हो सकता है वो तीनों अपना इरादा बदल कर वापस आ जाएं, यास्मीन ने पुरतशवीश लहजे में कहा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जो इस ठिठके हुए खामोश माहौल में धमाके से कम न थी। अजीज़ ने यकदम अपनी जगह से उठकर दरवाज़ा खोल दिया तो सबके हलक से बेख्तियार गहरी सांस खारिज हो गई। दरवाजे पर रीना और शहला बारिश में भीगे हुए मौजूद थे। नारंग भी इनके अक़ब में खड़ा था। ये सब लोग आतिशदान के करीब आकर आग तापने लगे। अब उन्होंने अगले दिन थाने जाने का प्रोग्राम बनाया था। नारंग भी एक वक्त इस कॉटेज का खिदमतगार, चौकीदार और खानसामा था। तौकीर के कत्ल के बाद किसी का भी कुछ खाने को जी न चाहा, मगर फिर भी रीना के इसरार पर खाना जहर मार करना पड़ा। खाने से फारिग होने के बाद रात सर पर आई तो ये लोग सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चल दिए। तौकीर के कत्ल के बाद कॉटेज के अंदर सोगवारी सी छाई हुई थी, मगर इस सोगवारी में एक अनजाना खौफ भी शामिल था। शहला को रीना अपने बेडरूम में ले आई थी। कॉटेज के बाहर तारीक बर्फानी माहौल में गर्ज चमक के साथ बारिश जारी थी। रात के 1 बज रहा था।
रीना और शहला बेडरूम में मौजूद थीं। रीना शायद सो चुकी थी, मगर शहला की आंखों में नींद गोया सदियों से गायब थी। इसके सीने में तो तोकीर की अलमनाक जुदाई का दुख भारी सिल की तरह से पीस रहा था। इसकी गमनाक आंखों में बार बार तोकीर का मुस्कुराता चेहरा गर्दिश कर रहा था और शिद्दत गम के मारे से बेख्तियार रुलाई दे रहा था। वो कई बार बावजूद ज़ब्त के सिसक कर रो भी पड़ी थी, मगर फिर रीना की नींद में खलल पड़ने की वजह से वो खामोश हो गई थी। इसके महजूर दिलो दिमाग से अब रफ्ता रफ्ता हर किस्म का डर और खौफ अनका होता जा रहा था, जिसका हम सबब ये था कि शहला अब हर किस्म के सूदो ज़ियां से यारी हो चुकी थी। तोकीर की अलमनाक जुदाई इसके लिए गम का पहाड़ तोड़ने के मुतरादिफ थी। ये एक नफसियाती हकीकत है कि जब कोई इंसान तकदीर की सितम ज़रीफ़ी के हाथों अपना जान से बढ़कर कोई ज़ियां उठा लेता है तो फिर इसके अंदर एक तब्दीली रोनमा होने लगती है। चुनांचे शहला भी सहम तब्दीली से गुजर रही थी। इसके दिलो दिमाग में अब नफ़रत का लावा दहकने लगा था और बार बार इसके सामने इस खूनी और कातिल मास्क पोश का चेहरा शैतानी अंदाज में रक्स करने लगता और शहला इसकी बोटियां नोचने को बेकरार हुई जा रही थी। वो पहलू के बल दम बखुद लेटी हुई थी। रीना आहिस्तगी से उठी। शहला अगरचे जाग रही थी, मगर जाने इसके दिल में क्या समाई कि वह बदस्तूर यूं ही सोती हुई बनी पड़ी रही। उसने अपनी आंखें भी मूंद ली थीं। तभी से रीना के कमरे में चलने की आवाज़ उभरी, फिर इसके कदमों की आवाज़ करीब आती महसूस हुई। शहला ने अपनी एक आंख की झुर्री बनाकर देखना चाहा तो ठिठक सी गई, मगर इसने अपने वजूद में ज़रा भी जुम्बिश न होने दी। इसने अपनी आंखों की झुर्री से रीना को बेड के नज़दीक खड़े पाया। वो इसी की तरफ घूर कर देख रही थी। फिर अचानक क्या हुआ कि रीना कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और बेआवाज़ इसे खोल कर निकल गई। शहला का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो रीना के इस पुरस्कार अंदाज में चौंक गई थी। इसने अपनी आंखें खोल ली और यकदम बेड से उतरकर बेआवाज़ कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर इसकी बारीक झुर्री बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी तो इसे रीना दबे पांव एक तरफ जाती हुई दिखाई दी। जब शहला ने रीना को निशिस्तगाह के दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते देखा तो खुद भी निशिस्तगाह में आ गई। यहाँ भी मध्यम रोशनी थी। शहला धड़कते दिल के साथ दरवाजे की तरफ आई और इसे खोला तो सामने मुख्तसर सी एक राहदारी थी। वो राहदारी में आ गई। यहाँ हल्के पावर का बल्ब रोशन था। शहला ने सामने रीना की झलक देखी। वो दाहिनी जानब राहदारी के सिरे में गुम हो गई। शहला भी दबे पांव आगे बढ़ी और सिरे पर पहुंचकर रुकी। फिर आड़ से झांका तो उसने सामने एक और राहदारी के बिल्कुल सामने वाले दरवाजे पर रीना को मौजूद पाया। वो दरवाजे के ताले में चाबी घुमा रही थी। फिर अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा खोलकर गायब हो गई। शहला तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर आगे बढ़ी और दरवाजे के करीब जाकर सुन-गुन लेने लगी। दफतन इस अंदर से किसी के सिसकने की मध्यम आवाज़ सुनाई देने लगी। वो बुरी तरह चौंकी। इसे ये जानने में लम्हा भर की भी देर न लगी थी कि रोने सिसकने की ये आवाज़ें रीना की थीं, मगर क्यों? वो क्यों रो रही थी? अंदर कौन था? ये क्या पुरस्कार मुअम्मा था? आखिर ऐसे ही अनगिनत ख्यालात इसके दिलो दिमाग में गूंजने लगे और वो उलझ सी गई। इसमें अब अंदर दरवाज़ा खोलकर झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दफतन दरवाजे के अकब से रीना के पलटते कदमों की चाप उभरी। शहला फ़ौरन पलटी और रीना के कमरे से निकलने से कबल ही बेआवाज़ कदमों से अपने बेडरूम में आकर लेट गई। उसका दिल तेज़ से धक धक करने लगा। वो बेडरूम के दरवाजे की तरफ थोड़ी सी आंख खोलकर देख रही थी। मान दरवाज़ा खुला और इसने रीना को देखा। उसकी आंखें नमनाक थीं। रीना चंद सानिये इसरार भरे अंदाज में खड़ी हुई सोई हुई शहला को तकती रही। फिर इसके बाद खामोशी से चलती हुई वो बेड पर आकर दराज हो गई। फिर सारी रात शहला की आंखों से नींद दूर रही। अगले दिन अलल सुबह सब लोग जाग गए। नारंग ने मुअद्दबाना अंदाज में नाश्ता सर्व करते हुए बताया कि उसने उनकी हिदायत के मुताबिक किसी मुकामी आदमी के हाथों गाड़ियों के सारे टायर पंक्चर लगवाने के लिए शहर भिजवा दिए हैं। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद रीना ने शहला और नारंग समेत दोबारा थाने जाने का प्रोग्राम बनाया तो नाइला और शुएब भी जाने के लिए तैयार हो गए, जबकि यास्मीन और अजीज़ ने कॉटेज पर ही रहने को तरजीह दी। बारिश बंद हो चुकी थी और मौसम खासा खुशगवार हो गया था। अलबत्ता बाहर हर तरफ छाई हुई बर्फ़ से अंदाज़ा हुआ कि रात भर बर्फ़बारी भी होती रही थी, जिसकी वजह से सर्दी में भी काटदार इजाफा हो चला था। यूँ तो यास्मीन और अजीज़ का भी इरादा रीना के साथ थाने जाने का था, मगर यास्मीन को बुरी तरह फ्लू ने जकड़ रखा था। चुनांचे उसकी नासाज़ी तबीयत की वजह से वो ना जा सके। इन सब लोगों के जाने के बाद अब यास्मीन और अजीज़ तन्हा कॉटेज में रह गए थे। वक्त गुजारी के लिए यास्मीन और अजीज़ रीना का घरेलू एल्बम देखने लगे, जिसमें रीना के अपने वालिद के साथ कई तस्वीरें मौजूद थीं, जो सब की सब इस पहाड़ी इलाके के सरसब्ज़ मरग़ज़ारों में उतारी गई थीं।
انہی میں رینا کے اپنے آن جہانی شوہر پرکاش کی بھی تصویریں تھیں۔ اگرچہ یہ البم وہ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے تھے، یاسمین نے دیکھا کہ رینا کا شوہر پرکاش ایک خوبرو شخص تھا اور دونوں کی جوڑی بہت خوب تھی، مگر تقدیر کی ستم ظریفی تھی کہ اس نے پرکاش کو رینا سے چھین لیا تھا۔ جب رینا اور پرکاش کی شادی ہوئی تھی تو ان سب لوگوں نے ان کی شادی میں شرکت بھی کی تھی۔ رینا کی زبانی انہیں معلوم ہوا تھا کہ شادی کے بعد جب وہ دونوں ہنی مون کے لیے یہاں آئے تھے تو تقدیر نے ان کی خوشیوں پر شب خون مارا تھا اور پرکاش کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ناگہانی موت تھی۔ رینا کو پورا یقین تھا کہ اس کے شوہر کو کسی نے قتل کیا تھا، مگر پولیس اور میڈیکل ایگزامینر نے پرکاش کی موت کا سبب دل کا دورہ پڑنا بتایا تھا۔ مگر رینا بضد تھی کہ اس کے شوہر پرکاش کو کسی پراسرار قاتل نے قتل کیا تھا، مگر کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ ناچار پھر اس نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ یاسمین، تمہارا کیا خیال ہے؟ رینا کے شوہر پرکاش کا قتل ہوا ہوگا یا واقعی اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی؟ البم میں رینا اور پرکاش کی شادی کی تصویر دیکھتے ہوئے اچانک کسی خیال کے تحت عزیز نے اپنی بیوی سے پوچھا تو یاسمین بولی، پتہ نہیں بھلا ان کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی، ہو سکتا ہے پرکاش کو پہلے ہی دل کا عارضہ لاحق ہو۔ یاسمین، مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ شہلا کے بد نصیب شوہر توقیر کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کیا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مان یاسمین عزیز کی اسرار بھرے لہجے پر چونک کر بولی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس نے رینا کے شوہر پرکاش کا قتل کیا تھا اسی نے ہی توقیر کو بھی ہلاک کیا ہے، مگر کیوں؟ اور پرکاش کا قاتل بھی وہی پراسرار ماسک پوش ہی ہوگا جس نے توقیر کا قتل کرنے کے بعد شہلا کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا چاہا تھا۔ عزیز اپنی بیوی کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، چلیں بھئی چھوڑ دیں اب یہ موضوع، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بالآخر یاسمین نے جھنجھلا کر البم بند کرتے ہوئے کہا۔ عزیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو پھر باہر چلتے ہیں، تھوڑا موڈ تبدیل کر لیتے ہیں۔ نہ بابا نہ، میں تو ہرگز باہر نہیں جاؤں گی۔ کیا تم بھول گئے کہ شہلا اور بیچارے توقیر کا کیا حشر ہوا تھا؟ یاسمین کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خوف بھرے لہجے میں بولی۔ او کم آن، زیادہ دور نہیں جائیں گے، ویسے تم بے فکر رہو، میرے پاس لائسنس یافتہ پستول موجود ہے۔ عزیز نے اپنی جیکٹ کی پھولی ہوئی جیب تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ یاسمین بمشکل راضی ہوئی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کاٹیج سے باہر آ گئے۔ دور صنوبر کے درختوں کے پیچھے برف پوش چوٹیاں کسی مصور کی دست ثنائی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ رات پر طوفان باد و باراں کے بعد ماحول کھلا کھلا اور نکھر سا گیا تھا۔ وادی میں کئی چھوٹے بڑے خوش رنگ پرندوں کی چہچہاہٹ کی مدھر بانی گونج رہی تھی۔ بڑی حسین، بڑا حسن، خوبصورتی اور دلکشی سی بکھری ہوئی تھی۔ چاروں طرف ایسے حسین مناظر کو دیکھ کر دونوں کے دل و دماغ سے ساری کدورت دھلنے لگی تھی۔ وہ کاٹیج کے عقب میں سرو اور دیودار کے جھنڈ کے درمیان بہتی ہوئی ندی کے کنارے آ گئے۔ یہ وادی ایسی تھی کہ مزاج یار کی طرح پل پل اس کے تیور بدلنے لگتے تھے، سو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اچانک شفاف آسمان پر بادل گھر گھر کر آئے۔ بارش تو البتہ نہیں ہوئی، مگر آثار ایسے ہی تھے جیسے ابھی کوئی دم بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ بادلوں کے گھر آنے سے آس پاس کا ماحول بھی تاریک سا ہونے لگا۔ وہ دونوں کاٹیج کی طرف پلٹنے لگے۔ کاٹیج ان کی نظروں کے سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ دونوں بارش سے بچتے بچاتے کاٹیج کی طرف دوڑنے لگے تو اچانک یہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے سامنے ایک عام قد و قامت کا شخص کھڑا تھا، بالکل کسی روبوٹ کی طرح۔ اس کے چہرے پر وہی ماسک تھا جس میں صرف آنکھوں کی جگہ دو چھوٹے چھوٹے گول سوراخ تھے، اور دائیں ہاتھ میں اس نے تیز دھار بگدا پکڑ رکھا تھا۔ یاسمین کے حلق سے بے اختیار ایک تیز چیخ نکل گئی۔ عزیز بھی پریشان نظر آنے لگا۔ وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ یہی وہ پراسرار ماسک پوش تھا جس نے شہلا کے شوہر توقیر کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یاسمین حوصلہ کرو، میں اسے بات کرتا ہوں۔ عزیز نے لرزتی کانپتی یاسمین کو تھاما اور ماسک پوش سے مخاطب ہو کر بولا، کون ہو تم؟ ہمارا راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ پراسرار ماسک پوش ان کے قریب آنے لگا۔ یاسمین نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، عزیز بھاگ چلو۔ اب اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ماسک پوش آنے واحد میں ان کے سر پر پہنچ گیا اور بگدے والا ہاتھ فضا میں بلند کر لیا۔ عزیز نے جرأت سے کام لیتے ہوئے ان کے ایک لات رسید کی، مگر دوسرے ہی لمحے سے یوں لگا جیسے اس کی ٹانگ لوہے سے ٹکرا گئی ہو۔ وہ بھی سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ماسک پوش کے بگدے والا ہاتھ نیچے آیا جو عزیز کے سر پر پڑا۔ عزیز کا سر دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ یاسمین کے حلق سے نکلنے والی چیخ بڑی دل خراش تھی۔ عزیز بیچارہ ایک سانس لیے بغیر کٹے ہوئے شہتیر کی مانند گرا اور گیلی پہاڑی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ماسک پوش نے یاسمین پر وار کرنا چاہا تو یاسمین ہسٹرائی انداز میں چیخیں مارتی ہوئی ایک طرف دوڑ پڑی۔
भागते हुए इसके कदम बुरी तरह डगमगा रहे थे और दिल जैसे बरक़े ख़िज़ां रसीदा की तरह कँपकँपा रहा था। वो खूनी मास्क पोश लंबे लंबे डग भरता हुआ बुगदा संभाले इसके ताक़ुब में हो लिया। यास्मीन ने एक लंबा चक्कर काटा और कॉटेज की तरफ दौड़ लगा दी। वो जल्द से जल्द कॉटेज के अंदर पहुंच जाना चाहती थी, क्योंकि इसे पूरा यकीन था कि अगर एक बार वो कॉटेज के अंदर दाखिल हो गई तो फिर वो इस खून आशाम मास्क पोश के सफ़ाक और खूनी पंजों से बच जाएगी। कॉटेज अब लम्हा बलम्हा करीब आता जा रहा था। यास्मीन अपने रेख्ता वजूद की पूरी ताकत गोया अपनी टांगों में मुंतकिल किए अपनी सी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह कॉटेज के दरवाजे तक पहुंच जाए। इसका रूं रूं खौफ और दहशत से कांप रहा था। अचानक इसका पाँव फिसला और वो चीखती हुई मुंह के बल गिर पड़ी। इसी लम्हे वो कातल मास्क पोश इसके सर पर पहुंचा। यास्मीन की चूँकि इस समय जान पर बनी हुई थी, इसलिए वो हिम्मत करके उठी तो मास्क पोश का बुगदे वाला हाथ हरकत में आया। ज़मीन से उठते उठते भी वो सफ़ाक चमकता तेज़धार बुगदा इसके टखने पर पड़ा और यास्मीन के हलक से बड़ी जिगर खराश चीख निकल गई। जब वो मास्क पोश दोबारा वार करने के लिए आगे बढ़ा तो गीली ज़मीन पर लेटी दहशत ज़दा यास्मीन के हाथों में एक बड़ा सा नोकीला पत्थर आ गया, जिससे इसने पूरी ताकत से मास्क पोश पर दे मारा। पत्थर मास्क पोश के बुगदे वाले हाथ पर लगा और बुगदा इसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वो इसे उठाने के लिए झुका तो यास्मीन के लिए इतनी ही मोहलत काफ़ी थी। वो अपनी ज़ख्मी टांग को संभाल ले उठने में कामयाब हो गई। लर्ज़ा खेज़ मौत के खौफ ने इसे टांग की तकलीफ़ और माजूरी के एहसास से मुबर्रा कर दिया था। यही वजह थी कि जान बचाने की ख्वाहिश इस पर गालिब आ गई थी। वो लंगड़ाती हुई कॉटेज की तरफ भागी। अगले ही लम्हे वो कॉटेज के दरवाजे पर थी। इसने हरासा नज़रों से अकब में देखा। वो खूनी मास्क पोश अब दोबारा बुगदा संभाले लंबे लंबे डग भरता इसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। यास्मीन ने कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खोला और जल्दी से अंदर दाखिल हो गई। फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद करके वो कुंडी चढ़ाने लगी। खौफ व दहशत के मारे उसकी उंगलियां कपकपा रही थीं और उससे दरवाजे की कुंडी नहीं लग रही थी। ठीक इसी वक्त बाहर से किसी ने दरवाजे को ज़ोर से अंदर की तरफ धकेला और यास्मीन हज़ियानी चीख के साथ फर्श पर गिर पड़ी। दूसरे ही लम्हे वो सफ़ाक मास्क पोश इसके सामने दरवाजे की चौखट पर मौजूद मास्क के गोल गोल सुराखों से गोया से घूरता महसूस होने लगा। फर्श पर लेटी यास्मीन के वजूद से जैसे सारी ताकत सलब होकर रह गई और वो गुंग सी दहशत ज़दा निगाहों से मास्क पोश को देखने लगी। उसके चेहरे से बेबसी मुतरशा थी। मास्क पोश बुगदा संभाले अब इसकी तरफ बढ़ने लगा। यास्मीन कोहनियों के सहारे फर्श पर लेटे लेटे पीछे से रखने लगी। मुझे मत मारो, यास्मीन लर्ज़ीदा आवाज़ में इल्तिजा करने लगी, मगर मास्क पोश जैसे संग दिल बना हुआ था। वह बुगदा थामे यास्मीन की तरफ बढ़ने लगा। यास्मीन जैसे दम तोड़ती लू के बुझने से पहले एक आखिरी बार भड़कने की कोशिश में बेसुरत उठी, फिर लंगड़ाती दूसरे कमरे की तरफ दौड़ी। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि मास्क पोश ने वहीं से बुगदे वाला हाथ बुलंद किया और बुगदे को यास्मीन की तरफ उछाल दिया। बुगदा इसके हाथ से निकलकर ठीक निशाने पर लगा। यास्मीन को अपनी कमर चटकती हुई महसूस हुई। बुगदे का सफ़ाक और आहनी फाल इसकी कमर में पेवस्त हो गया था। यास्मीन ने एक आखिरी दिलदोज़ चीख मारी और फर्श पर लुढ़कती चली गई। मास्क पोश इसके करीब आया और जहां बलब यास्मीन का जायज़ा लेने लगा। फिर इसने बुगदा इसकी कमर से खींचा और वापस कॉटेज के बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। यास्मीन की रूह कफ से अंसरी से परवाज़ कर चुकी थी। बाहर तूफ़ान बादों बारां जारी था। ये नारंग अचानक फिर किधर गायब हो गया? नायला ने घबराकर पूछा तो सब लोग चौंक पड़े। यही लम्हा था जब आसमान पर ज़ोर से बादल गरजे और ज़रा ही देर बाद जल थल एक हो गया। रीना, शहला, शुएब और नायला बचते बचाते एक पहाड़ी छज्जे के नीचे आ गई। वो लोग अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए थे। रीना के कहने के मुताबिक मुतल्लका थाना ज़्यादा दूर न था, मगर अब तूफ़ान बादों बारां की वजह से इनका 1 इंच भी हिलना नामुमकिन था। बकौल रीना इस कदर तेज़ बारिश में उनका आगे बढ़ना किसी अंधी खाई या संगलाख चट्टान का पेट भरने के मुतरादिफ था। नाचार वो लोग एक गहरी सांस लेकर रह गए। तब फिर जैसे अचानक नायला की बात याद आते ही शहला ने भी हैरत के मारे रीना से पूछा, रीना, ये तुम्हारा नारंग किधर गायब हो गया अचानक? इसकी बात सुनकर रीना के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। तीनों की इस्तफसार पे नज़रें उसके उलझे हुए चेहरे पर जमी हुई थी, मगर दूसरे ही लम्हे रीना ने लापरवाना अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाबन कहा, वो ऐसा ही है, बारिश से बहुत घबराता है और अचानक गायब हो जाता है। मैं खुद इसकी सादत से आजिज़ हूँ। रीना की बात से इन तीनों में कोई भी मुतमईन ना हुआ था। रीना बात बदलते हुए दोबारा अपने लहजे में गहरी फिक्रमंदी समोते हुए बोली, अब आगे की सोचो, आगे जाया जाए या वापस कॉटेज की तरफ चला जाए?
شہلا، نائلہ اور شعیب نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھا۔ پھر شعیب نے رینا سے کہا، میرا خیال ہے اگر تھانہ تھوڑی ہی دور رہ گیا تو ہمیں واپس لوٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھنا چاہیے، کیونکہ تھانے کے مقابلے میں کاٹیج دور ہی ہوگا۔ تھانے پہنچ کر ہمیں ذرا سستانے کا موقع بھی مل جائے گا اور بارش بھی تھم جائے گی۔ شہلا اور نائلہ نے رینا کی طرف دیکھ کر تائیدی انداز میں اپنا سر ہلایا تھا۔ رینا کے چہرے پر البتہ الجھن کے آثار نمودار ہو گئے تھے، تاہم وہ بھی آگے بڑھنے پر رضامند نظر آنے لگی، مگر سردست طوفان باد و باران کے تھمنے کے انتظار کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ سب سردی سے کانپنے لگے تھے، اگرچہ انہوں نے موسم کے لحاظ سے گرم پوشاکیں بھی زیب تن کر رکھی تھیں، مگر بارش کے سنگ چلنے والی کاٹ دار سرد ہوائیں رگوں میں موجود خون کو برفاب بنائے دے رہی تھیں۔ ایسے میں ان کا آگے بڑھنا ناممکن ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ چاروں سردست اپنی جگہ کھڑے رہنے پر مجبور تھے۔ ادھر وقت بھی بیتے جا رہا تھا، موسم کی خرابی کے باعث ویسے ہی پوری وادی میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اب شام بھی گہری ہونے لگی۔ ان لوگوں کو اب ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا، اور وہ پریشانی تھی رات، سرد اور ٹھٹھرتی ہوئی رات۔ اس برفزار ویرانے میں گزارنے کے تصور سے ہی ان کی روحیں لرز اٹھیں۔ یہ طوفان تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اب کیا ہوگا؟ نائلہ نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں کاٹیج کی طرف ہی پلٹنا چاہیے۔ کل تک ہماری گاڑیاں بھی صحیح ہو جائیں گی، پھر گاڑیوں میں ہی تھانے چلیں گے، رینا نے کہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ تھانے جانے سے کترانے لگی ہو۔ ادھر شہلا کو اس خونی ماسک پوش کا بھی خوف ستانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارش کا دھواں دھار سلسلہ تھمنے لگا۔ سب کی جان میں جان آنے لگی۔ موسم اور سر پر آئی رات کے تیور دیکھ کر سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ واپس کاٹیج کی طرف پلٹنا چاہیے۔ چنانچہ جیسے ہی طوفان تھما تو ان لوگوں نے یہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ بارش رکتے ہی اب برف باری نے آ لیا۔ روئی کے گالوں کی طرح برف گرنے لگی تھی۔ یہ صورتحال بھی کم مخدوش نہ تھی۔ وہ چاروں اب جلدی جلدی کاٹیج کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ یہ چاروں قطار کی صورت آگے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ سب سے آگے رینا تھی، پھر شہلا، نائلہ اور آخر میں شعیب تھا۔ نارنگ کے اچانک غائب ہونے سے بالخصوص شہلا عجیب سے مخمصے کا شکار ہو رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یوں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے نارنگ کا اس طرح اچانک غائب ہونا خطرناک نظر آ رہا تھا۔ اچانک نائلہ کی نگاہ دائیں جانب کے ایک تنے دار جھنڈ پر پڑی۔ مدھم سی روشنی میں وہاں ایک عجیب اور سپاٹ چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، ساتھ ہی اس کے حلق سے اضطراری چیخ بھی خارج ہو گئی تھی۔ کیا ہوا نائلہ؟ شعیب نے یکدم پریشانی سے پوچھا۔ وہ سامنے مجھے ابھی ایک عجیب شخص نظر آیا تھا، نائلہ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ سب اس اشارے کی سمت دیکھنے لگے، مگر وہاں کسی کو کچھ نظر نہ آیا۔ پھر شعیب نے ذرا ہمت سے کام لی اور اس طرف جانے لگا تو نائلہ نے بے اختیار چلا کر اسے روکا۔ نہیں شعیب، ادھر مت جاؤ۔ شعیب رک گیا۔ ارے تمہارا وہم ہوگا نائلہ، یہاں تو ہم لوگوں کے سوا کوئی نہیں، رینا نے مسکرا کر کہا۔ یہ لوگ ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ برف باری مسلسل جاری تھی۔ چاروں تیز مگر محتاط قدم اٹھاتے ہوئے بالآخر کاٹیج کے قریب پہنچ گئے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یاسمین اور عزیز بے چینی سے ان کی واپسی کے منتظر ہوں گے، مگر انہیں وہ دونوں اندر کہیں بھی نظر نہ آئے۔ پورا کاٹیج بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے آوازیں بھی دی مگر جواب نہ داد۔ کمال ہے، یہ دونوں کدھر چلے گئے؟ شہلا نے پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے باہر کہیں گھومنے نکل گئے ہوں گے، رینا نے بظاہر بے نیازی سے کہا تو شعیب کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے، پھر جھلا کر بولا، اس وقت یہ کہیں باہر جانے کا وقت ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہمارے نکلتے ہی باہر چلے گئے ہوں، سیر سپاٹا کرنے، اور اب ہماری طرح طوفان میں کہیں پھنس گئے ہوں۔ اس بار نائلہ نے کہا، مگر اس کے لہجے سے تفکر سے کہیں زیادہ انجانا خوف مترشح تھا۔ وہ سب لوگ اب یاسمین اور عزیز کی گمشدگی پر تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ شہلا اور نائلہ تو پریشانی کی وجہ سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، جبکہ شعیب کسی گہری سوچ میں پڑا خاموش کھڑا رہا۔ رینا نے بھی اپنے چہرے پر فکرمندی طاری کر لی تھی۔ رینا، سچی بتاؤ، مجھے نارنگ پر شبہ ہے کہ سارے چکر کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، شہلا نے لمحہ بھر کی تشویش خاموشی کے بعد کہا۔ شہلا بابی کی بات کی میں بھی تائید کروں گا رینا، شعیب نے فوراً کہا۔ نارنگ کا اکثر یوں اچانک غائب ہو جانا ہمیشہ کوئی نہ کوئی گل کھلانے کا باعث بنتا ہے۔ شعیب کی بات سن کر رینا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بات بتانا چاہ رہی ہو، مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، دل تو نہیں مانتا، لیکن خیر، تم لوگوں کو اس پر شک ہے تو پھر اسے ذرا آ لینے دو، میں خود اس سے نپٹوں گی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ کاٹیج کا دروازہ کھلا، نارنگ برف سے اٹا ہوا اندر داخل ہوا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر چونکے تھے۔ رینا نے اس سے سختی کے ساتھ اس بارے میں باز پرس کی کہ وہ راستے میں ان کے ساتھ چلتے چلتے اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ شہلا، نائلہ اور شعیب خاموشی سے چپتی ہوئی نظریں اس کے سپاٹ چہرے پر گاڑے ہوئے تھے۔ میں گڑھے میں گر گیا تھا،
बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, नारंग ने अजीब से अंदाज में कहा। अच्छा आइंदा मोहतात रहा करो। रीना ने जल्दी से इसकी गुलू खलासी करनी चाहिए, फिर से तहकुमाना अंदाज में हिदायत देते हुए बोली, तुम इसी वक्त बाहर जाओ और यास्मीन और अजीज़ को तलाश करके लाओ, वो दोनों शायद कहीं सैर करने गए हैं। नारंग ने रीना की बात सुनकर होले से सर हिलाया और खामोशी से जैसे आया था वैसे निकल गया। रात भर नारंग आया, ना ही यास्मीन और अजीज़ का ही कुछ पता चला। अब तो इन लोगों की तशवीश और भी गहरी होने लगी। रीना अलबत्ता कुछ उजलत में दिखाई दे रही थी, ताहम इसने सबको तसल्ली दी और साथ ही आराम करने को कहा। नायला और शुएब भी अपने बेडरूम में आ गए। नींद इन्हें क्या आनी थी, अब तो इन्हें खुद अपनी फ़िक्र लग गई थी। नायला का इसरार था कि सुबह होते ही इस मनहूस वीरान वादी से निकल जाना चाहिए। शुएब का ख्याल था कि यह पुरस्रार मुअम्मा हल होना चाहिए। शहला को रीना के साथ कमरे में सोना भी अब अनजाने खौफ व हिरास में मुब्तला करने लगा था। उसके दिलो दिमाग में बार बार रीना के एक बंद कमरे के अंदर जाकर सिसकियाँ लेकर रोना नहीं भूला था। इसके अंदर तजस्सुस बेदार होने लगा था। आखिर रीना ने वहाँ क्या देखा था? दरहकीकत शोहर के कत्ल के बाद शहला अब सूदो ज़िया की फ़िक्र से आज़ाद हो चुकी थी। तोकीर की जुदाई के गम ने इसे पत्थर दिल बना दिया था। वह अब तोकीर के कत्ल का खोज लगाना चाहती थी। इस सिलसिले में अपना दिल मजबूत कर लिया था। चुनाचे जैसे ही इसने देखा रीना गहरी नींद में डूब गई है, वो आहिस्तगी से उठी और कमरे से बाहर आ गई। फिर दबे पाँव नशिस्तगाह से होती हुई राहदारी में आ गई। अगले ही लम्हे वो राहदारी के आखिरी सिरे पर वाक़ एक बंद कमरे के सामने खड़ी थी। शहला ने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी खोली जिसमें दरवाजे की चाबी दबी हुई थी, जो शहला ने रीना के साथ सोते ही इसके तकिए के नीचे से हाथ डालकर निकाल ली थी। अगले ही लम्हे वो धड़कते दिल के साथ कुफल में चाबी घुमा रही थी। फिर बेआहिस्तगी इसने दरवाजे को अंदर धकेला और कदम आगे बढ़ा दिए। अंदर ज़ीरो पावर का सुर्ख बल्ब रोशन था, जिसकी मध्यम और पुरस्रार सी रोशनी में से कमरे के वस्त में एक बड़ी सी मेज़ पर एक आबनूसी रंगत का ताबूत पड़ा नज़र आया, जिस पर निगाह पड़ते ही शहला बुरी तरह दहलकर रह गई। ताहम वो चंद सानिये ठहरने के बाद ताबूत की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम लर्ज़श का शिकार थे। कमरे में इसरार भरा सन्नाटा तारी था। शहला ताबूत के करीब आकर रुकी। उसकी फटी फटी निगाहें ताबूत पर जमी हुई थीं। फिर इसने ज़रा हिम्मत करके अपना कपकपाता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और ताबूत का ढक्कन उठाने लगी। ढक्कन ऊपर उठाते ही शहला ने झुककर अंदर देखा तो खौफ के मारे कि इज़्तिरारी चीख इसके हलक से निकल गई। इसके हाथ से ताबूत का ढक्कन भी छूटकर धड़ाम से बंद हो गया। ताबूत के अंदर रीना के शोहर प्रकाश की लाश रखी हुई थी। अभी शहला इसी खौफ के ज़ेरे असर थी कि अचानक वो बुरी तरह ठिठकी। इसे दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। सो लिसनर, ये थी आज की एपिसोड। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइए। कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।